हर हर महादेव। सभी को सादर प्रणाम। सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं व बधाई। आज का जो विषय है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घर घर तिरंगा जो एक उनका अभियान था वो बहुत ही सफल रहा। मैं भी इन दिनों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 3 राज्यों को देखा तो मैंने भी ये पाया कि ये अभियान बहुत ज़ोर शोर से और लगभग सभी दफ्तर, घर, ऑफिस सभी के छत पर तिरंगा फहराता हुआ दिखा और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि लोगों के हृदय में देश के प्रति जो आदर है वो इतना बढ़ रहा है। पर मेरी नज़र में जब आप तिरंगा हाथ में लेते हैं तो मेरे जो भाव हैं कि तिरंगा हाथ पर लेने पर जो आपके अंदर घटित होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कुछ मेरे अनुभव में हो सकता है आपको एक नई दृष्टिकोण में दे सकूं, जो कि मुझे समझ आता है और अनुभव में आता है। देखिए, तिरंगा एक प्रतीक है। हम शुरू से ही ये करते हुए आ रहे हैं कि हम प्रतीकों को ही पकड़ कर रख लेते हैं। उसके पीछे जो सार है, उसके पीछे जो इतनी लंबी बलिदान आप कह सकते हैं, उसके लिए जो इतना सेक्रीफाइस, जो इतना सब कुछ हमारे क्रांतिकारियों ने जो भी कुछ किया है, उसको हम वो मेमोराइज नहीं कर पाते। हम केवल एक प्रतीक के रूप में उसे हाथ पर ले लेते हैं। तो तिरंगा एक प्रतीक है, उसके पीछे का जो भाव है वो ये है कि संविधान में लिखे हुए जो भी हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनका हम पालन करें। देखिए, तिरंगा तभी शान से आकाश में लहरा सकता है जब उसके नीचे एक दंड हो। दंड का अर्थ आप समझते हैं, वो कठोर होता है। तो जितना जीवन में आप संयमित होंगे अपने चीज़ों के प्रति, देश के प्रति, जितना आप कठोर होंगे, कठोर का मतलब यहाँ पर है कि आप दृढ़ संकल्पित हो, तो ही वो पताका शान से फहरा सकती है। क्योंकि अगर दंड जरा से भी कमज़ोर हुआ तो पताका कितनी ही भव्य गुण हो, वो ध्वज कितना ही समृद्ध और कितना ही अच्छे कपड़े से क्यों ना बना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो टूट के नीचे गिर जाएगा। वो अगर आसमान में फहरा रहा है तो उसके पीछे वो दंड है। जो इतना संयम हमारी इंडियन आर्मी के हर एक उनके क्रियाकलाप से दिखता है, जो हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, जितने भी पुलिस बल हैं, इन सब के बदौलत ये जो कीर्ति पताका देश की फहराती है वो इसी दंड के आधार पर है। अगर ये दंड जिस दिन कमज़ोर हुआ उस दिन वो पताका नहीं फहराएगी। तो हमें भी अपने जीवन में अगर अपनी कीर्ति पताका फहरानी है तो जीवन में उतना ही कठोर आचरण अपनाना होगा, बिल्कुल दंड के भांति मजबूत। जितना दंड मजबूत और जितना उसकी अवस्था जितनी ऊंची होगी, उस कठोरता की कीर्ति पताका, चाहे वो आप अपनी मान के चलें, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से ही देश बनता है, उतनी ऊंची फहरेगी और वो एक तरीके से सच में ध्वजारोहण होगा।
ये केवल प्रतीक है, ये केवल इशारा करता है हमें इस ओर, कि हमें ये इस ओर हमारा ध्यान जाए कि हम जो ध्वजारोहण करते हैं इसके पीछे के प्रतीक जो है ये हमें किस ओर इशारा कर रहा है, कि हमें कैसे आचरण और कैसे चलना चाहिए। तो ध्वजारोहण का असली मतलब तब होगा जब आप अडिग होकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। नैतिक मूल्यों में पर्यावरण को संरक्षित करना भी बताया गया है। जो हमारे संविधान के नैतिक मूल्य हैं उनमें पर्यावरण और जीव के प्रति संवेदना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप देखिए कि जिस प्रतीक चिन्ह के पीछे ऐसी सोच हो और आप उस सोच को फॉलो ना करते हैं, मान लीजिए आप प्रकृति में प्लास्टिक फैला रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, जीवों पर दया नहीं कर रहे, तो उस ध्वजारोहण का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उस प्रतीक का जिस ओर इशारा है उस ओर तो आपका ध्यान गया ही नहीं, आपने केवल प्रतीक को पकड़ कर रखा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप यहाँ से उत्तरांचल जा रहे हैं और रास्ते पर आपको एक बोर्ड मिल गया जिसमें लिखा है उत्तरांचल या उत्तराखंड और एरो बना हुआ है और उसमें लिख रखा है 30 किलोमीटर, और आप वहाँ से आगे चले नहीं, उस प्रतीक को आपने उत्तराखंड समझ लिया और उसी को पकड़ के बैठ गए। आप बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं अगर आप उस प्रतीकों के पीछे छुपे हुए संदेश को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। तो जब भी आप अपने हाथ में ध्वज लें तो आपके हृदय में ये सारी चीज़ें प्रवाहित होनी चाहिए कि ये ध्वज किस ओर इशारा करता है, तभी ये शान से फहराएगा सही अर्थों में। क्योंकि एक जो उच्च पद पर आसीन हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके लिए भी यह संभव नहीं है कि वो हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाएं। वो केवल आपको इशारा कर सकते हैं। अगर आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये केवल उन्होंने घर घर तिरंगा जो बोला है एक झंडा लेके या प्रतीक को लेके फहराना मात्र नहीं है। ये है कि आपको उस ओर देखना चाहिए जिस ओर वो प्रतीक इशारा करते हैं कि एक नागरिक का जीवन कैसा होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और ये मेरी सोचने की दृष्टि है। अगर आपको लगता है कहीं भी जरा सा भी अगर आपके हृदय में ये बात छूती है कि हाँ इसका ये मतलब हो सकता है, तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए। अब बात आती है कि हम ये अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं आज़ादी के लिए। इतने लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सब की याद में। पर हम और आपको समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने हमें आज़ादी किनसे दिलाई। जो भी हमारे ऊपर शासन करते थे, विदेशी शक्तियाँ। अब हमें समझने की ज़रूरत है, क्या हम अभी आज़ाद हैं? अब कोई भी देश किसी भी देश पर उस नीति से आक्रमण नहीं करेगा कि ये वो हाथ में इतने बड़े चाबुक लेके आपके पीछे खड़ा रहेगा और हमला करके फिर वहाँ के नागरिकों से काम कराएगा। नहीं, अब आक्रमण करने के तरीके बदल चुके हैं। ये आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा। ये जब आप अपने हाथ में ध्वज लेते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप सच में इस ध्वज को फहराने के काबिल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी आज के युग के हिसाब से गुलाम हैं।
आप मुझे ये बताइए, पहले जो गुलामी होती थी वो कैसे होती थी? एक देश दूसरे पर आक्रमण करता था, वहाँ की जनता पर शासन करता था। उसके शासन करने का उद्देश्य था कि वो उनसे काम करवाए और उसके बदले जो भी उसे अर्जित हो वो अपने देश में लगाए। पर अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं। अब वो दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाता, अब वो दूसरे देश को ग्राहक बनाता है। आप समझिए मेरी बात। गुलाम नहीं, ग्राहक बनाओ। अब आक्रमण करने का तरीका बदल चुका है। अब देश कहते हैं कि इनकी जनता को कब तक हम चाबुक लेके वहां खड़े रहेंगे और इनसे काम कराएंगे? इन्हें खुला छोड़ दो, इन्हें काम करने दो, कमाने दो। ये कमा के लाएंगे तो कमा के लाया हुआ धन कहीं तो खर्च करेंगे, तो इन्हें ग्राहक बनाओ। अगर आप स्वतंत्र देश में मनचाहा धन अर्जित कर रहे हैं, पर आप उससे सामान विदेशी खरीद रहे हैं, तो आप गुलाम ही हैं। क्योंकि पहले की गुलामी भी यही करती थी, आपसे काम करवाती थी और आपकी अर्जित संपदा को अपने वहाँ ले जाती थी। पर अब तरीका बदल चुका है। अब वो आपको गुलाम नहीं बनाती, आपको ग्राहक बनाती है। तो जो सरकार ने मेक इन इंडिया बनाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी ये जानती है कि नागरिक को सही मायने में स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है। तो कृपया अभी तक जो आप सामान ले चुके हैं वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि विवेक और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर है। कोई आपसे कहता है विदेशी वस्तुएं मत इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके पास केवल बुद्धि है तो आप क्या करेंगे? जो भी आपने विदेशी सामान आज तक खरीदा है उसको तोड़ के बाहर फेंक देंगे। लेकिन ये आप बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं। आप उस पे पैसा लगा चुके हैं तो उसको अब इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आगे से आप सामान अपने देश में निर्मित ही खरीदेंगे। ये एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। जब भी आप ध्वज को अपने हाथ में रखकर ध्वजारोहण करें तो आपके हृदय में ये भाव भी तरंगित होना चाहिए कि मैं नहीं जा सकता बॉर्डर पर, मैं नहीं देश की सेवा कर सकता एक सेना के तौर पे, एक सैनिक के तौर पे, तो मैं देश का नागरिक होने के तौर पे बहुत सारे तरीके हैं कि वो अपनी देश की सेवा कर सकता है। इसके लिए आपको सेना भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। नागरिकों से ही देश बनता है। तो जो हमारा ध्वज है, जो प्रतीक है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक विचार है। उस विचार की ओर वो हमें इंगित करता है जब भी हम उसे फहराते हैं। अगर आपके हृदय में ये सारी चीज़ें नहीं, अगर ये तरंगे नहीं उठती हैं, तो आपका ध्वजारोहण करना व्यर्थ है। वो केवल और केवल बिल्कुल उसी रोड मैप को पकड़कर बैठने जैसा है, जो आपको इंगित करता है कि आपका गंतव्य स्थान उस दिशा को इतने किलोमीटर पर मिलेगा। आप वहाँ जाने के बजाय उसको पकड़ कर बैठ लेते हैं, तो आपको कभी भी अपनी मंजिल नहीं मिल सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि देश वर्ष प्रतिवर्ष उन्नति पर उन्नति करता रहे और एक दिन हम समृद्ध और प्रसन्न रहें और हमारा देश अपने आप में बहुत सक्षम रहे, तो हर एक नागरिक को ये सोच रखनी होगी। जब भी वो ध्वजारोहण करे, उसके हृदय में ये चीज़ें उठनी चाहिए कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ी नाव को छोटी सी
छेद जो है छोटा सा, वो उसको डुबा देता है। तो अगर आप अपने इंडिविजुअल को लेके चलें या देश को लेके चलें, अगर ध्वज पताका फहरानी है तो दंड जितना कठोर होना पड़ेगा। भगवान राम की भी कीर्ति पताका फहराती है तो लक्ष्मण जी जैसे कठोर हमेशा उनके साथ रहते हैं, तभी ध्वज पताका फहराती है। क्योंकि कोमलता को फहराने के लिए कठोरता का होना अनिवार्य है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें और देश को समृद्ध बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।